समुद्र के बीच में एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटर बोट्स रेस्क्यू टीम के साथ क्रैश साइट की तरफ बढ़ रही होती हैं। पता चलता है कि एक नासा कैप्सूल का एक्सीडेंट हुआ है और ये टीम एस्ट्रोनॉट सैम को रेस्क्यू करने जा रही है। टीम उसे बोट पर रखती है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर बाद सैम होश में आती है, लेकिन उसे बहुत चक्कर आ रहे होते हैं। जब वो आसपास देखती है तो उसे शॉक लगता है जब वो देखती है कि एक पेन ट्रे के ऊपर हवा में उड़ रहा है। वो उसे पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी कुछ लोग रूम में आ जाते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है। जब वो दोबारा देखती है तो पेन ट्रे पर पड़ा होता है। उसके बाद सैम उल्टी करती है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये नॉर्मल है। वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं ताकि उसकी मेंटल हेल्थ चेक कर सकें और सैम उन्हें पेन के बारे में बताती है। डॉक्टर समझाते हैं कि एंटी ग्रेविटी हेल्यूसिनेशंस भी नॉर्मल होती हैं। एक्सीडेंट की वजह से सैम का हाथ सूजा हुआ होता है। डॉक्टरों को जानना होता है कि आखिर स्पेस में हुआ क्या था, तो सैम अपनी कहानी बताती है। सैम को मिशन कंट्रोल से कुछ निर्देशांक मिल गए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसे लगता है कि वह किसी चीज से टकरा गई थी। सैम को लगता है कि वो फ्री फॉल के दौरान बेहोश हो गई थी, लेकिन वो इस बारे में खुद भी श्योर नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ चीज कैप्सूल को छेद गई थी और उसका हेलमेट टूट गया था। उन्हें नहीं पता क्या था, लेकिन वो समझते हैं कि वो मीटियोराइट डिब्री हो सकता है। उसके सूट पर जो पार्टिकल्स मिले हैं वो एनालाइज किए जा रहे हैं ताकि कुछ जवाब मिल सके। कुछ देर बाद सैम से उसका हस्बैंड मार्क और उनकी बेटी इजी मिलने आते हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी क्वारंटीन में होती है, वो उनसे सिर्फ ग्लास वॉल के पार से बात कर सकती है। उसका फादर विलियम भी उससे मिलने आता है और बताता है कि पेंटागन भी नासा के साथ इन्वेस्टिगेशन में जुड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके री एंट्री के दौरान कुछ अजीब फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट की थी। उसके लिए गवर्नमेंट हाउस असाइन किया गया है ताकि वो बिना रिपोर्टर्स के परेशान किए रिकवर कर सके। एक डॉक्टर उनके रियूनियन के बीच आकर सैम को और टेस्ट्स के लिए ले जाता है। सैम ग्लास के पार से इजी का हाथ छूती है और वादा करती है कि वो उससे जल्दी मिलेगी। जब फाइनली सैम को मूव करने का टाइम आता है, एक पूरा कॉन्वॉय उसे एक घर तक ले जाता है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है। मिशेल उसे घर का टूर करवाती है और बताती है कि सरकार ने ये जमीन 1950 के दशक में वेपन टेस्टिंग के लिए खरीदी थी और अब ये डिप्लोमेट्स के रहने के लिए यूज होती है। बाहर एक टेलीस्कोप भी लगा हुआ है ताकि सैम स्पेस को मिस न करे। जब वो टेलीस्कोप यूज करती है तो उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है और चक्कर आने लगते हैं। साथ ही उसके दिमाग में अजीब और अनजान यादें चमकने लगती हैं। मिशेल उसे समझाती है कि ये कॉमन है और उसे तब तक संभालती है जब तक वो आवाज गायब नहीं होती। बाद में मिशेल उसे याद दिलाती है कि उसे विभिन्न लक्षण जैसे नाक से खून आना और मतिभ्रम अनुभव हो सकते हैं। अगर सैम दोबारा काम पर लौटना चाहती है तो उसे रिकवरी पर फोकस करना होगा, क्योंकि 2 महीनों में उसका असेसमेंट टेस्ट होगा। डॉक्टर रोज सुबह उसकी चेकअप के लिए आएंगे। टीम के जाने के बाद सैम को भयानक सिर दर्द होता है। वो अपना टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन बुखार नहीं होता। वो अपना बैंडेज हटाकर हाथ देखती है तो एक जख्म दिखाई देता है। फिर वो अपना सामान अनपैक करने लगती है, लेकिन उसके नाक से खून निकलने लगता है तो उसे रुकना पड़ता है। वो कपड़ा लेने के लिए किचन जाती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वेल का वीडियो कॉल आता है। बात करते वक्त अचानक सैम चुप हो जाती है और कुछ सेकंड तक बैकयार्ड की तरफ घूरती रहती है। वेल उसका नाम लेती रहती है जब तक सैम होश में नहीं आती। सैम माफी मांगती है और कहती है उसे लगा कि बाहर कुछ है। जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो बाहर की शैडो में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। वेल सैम को कहती है कि वो अपने सिम्पटम्स को थोड़ा कम दिखाए ताकि वो जल्दी काम पर लौट सके। वीडियो कॉल के बाद घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और एक कमरे से जोर की आवाज आती है। सैम देखने जाती है तो फ्लोर मिट्टी और बारिश के पानी से भरा होता है। एक चेयर गिर चुकी होती है और बैकयार्ड का दरवाजा खुला होता है। सैम बाहर जाती है और जंगल में कुछ हिलता हुआ देखती है, लेकिन वो चीज तुरंत गायब हो जाती है। सैम जंगल में जाकर उस जगह पर पत्थर फेंकती है जहां उसने वो चीज देखी थी, बिना ये जाने कि वो रहस्यमयी चीज अब घर की छत पर है। अचानक वो वही तेज आवाज सुनने लगती है और वही विजन देखती है जहां लोग डार्क क्रैश साइट पर चल रहे होते हैं। अगली सुबह जब सैम उठती है तो देखती है कि उसके हाथ पर बैंडेज नहीं है और जख्म और फैल गया है। जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो एक अंडा काउंटर के ऊपर हवा में उड़ता दिखाई देता है। सैम जब उसे छूती है तो वो हिलने लगता है, लेकिन जैसे ही मेडिकल टीम आती है, अंडा काउंटर पर गिरकर टूट जाता है। सुबह का बाकी हिस्सा टेस्ट्स में निकलता है। एक्सरसाइज करते वक्त सैम को पैर में दर्द होता है और वो कहती है कि बस क्रैम्प है। टेस्ट्स के बाद वो शरीर के सॉर स्पॉट्स पर आइस लगाकर लेट जाती है। मिशेल माफी मांगती है कि टेस्ट्स इंटेंस थे, लेकिन कहती है कि सारा डेटा स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत वैल्यूएबल है। वो सैम से पूछती है कि कोई और सिम्पटम्स तो नहीं हुए और सैम झूठ बोलकर कहती है कि सब ठीक है। टीम के जाने के बाद सैम मार्क को कॉल करती है और कहती है कि वो रिकवरी के बाद फैमिली ट्रिप पर जाना चाहती है। मार्क कहता है कि फैमिली ट्रिप का आइडिया बेकार है, क्योंकि अगर उनका तलाक हो गया तो इजी के लिए उन्हें साथ देखना और मुश्किल बना देगा। सैम को बुरा लगता है और वो कहती है कि वो अभी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्क याद दिलाता है कि उन्होंने
इजी को लगभग खो दिया था और तब से सब कुछ बहुत मुश्किल रहा है। वो कहता है सैम महीनों तक ट्रेनिंग के लिए दूर थी, फिर स्पेस में चली गई और जैसे ही मौका मिलेगा वो दोबारा मिशन ले लेगी। बेचैन सैम कहती है कि वो दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो चाहती है कि इजी को वो फैमिली मिले जो उसे कभी नहीं मिली। तब पता चलता है कि इजी अडॉप्टेड है क्योंकि इनकी अपनी औलाद नहीं हो सकती थी, लेकिन मार्क कहता है कि अडॉप्शन ने वो सुख नहीं दिया जैसा उन्होंने सोचा था। तभी इजी उनकी बात के बीच आकर अपनी फैमिली की ड्राइंग दिखाती है जिसमें उनके साथ कुछ स्पेस के लोग बने होते हैं। बाद में सैम वुड्स में वॉक पर जाती है और फिर से वही तेज दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। उसके दिमाग में स्मोक से भरे एरिया में एक सर्च टीम के फ्लैशेस दिखाई देते हैं। जब सब कुछ रुकता है सैम नीचे देखती है और पत्तों के नीचे एक केबल मिलती है। वो केबल को फॉलो करती है और एक पत्थर मिलता है जिसमें लाइट चल रही होती है। जब वो उसे उठाती है तो समझ जाती है कि ये पत्थर नकली है और उसके नीचे कैमरा लगा हुआ है। सैम घबराकर आसपास देखती है और दूसरा केबल मिलता है। उसे फॉलो करने पर एक और फेक रॉक मिलती है जिसमें कैमरा छिपा होता है। जब वो वापस जाने लगती है तो पेड़ की जड़ से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने बेड पर होश में आती है। उसे सिर में तेज दर्द होता है और बालों में खून मिलता है। तभी वो देखती है कि कोई बाहर है और एक आदमी रूम में आता है। वो कहता है कि उन्होंने उसे बाहर बेहोशी की हालत में पाया और अंदर लाया। जब सैम पूछती है कि वो कौन है तो पता चलता है कि उसका फादर विलियम आया है। विलियम बताता है कि जब वो घर आया और घर खाली मिला तो उसने सर्च टीम बुलाई थी। वो सैम को डांटता है कि वो आराम नहीं कर रही। सैम कैमरों के बारे में पूछती है तो विलियम बताता है कि उसने नासा को घर के सारे डिटेल्स नहीं बताए थे क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सैम इतना एक्सप्लोर करेगी। फिर वो उसे नीचे ले जाता है और एक सीक्रेट एरिया खोलता है जो फर्नीचर के पीछे छिपा होता है। वो बताता है कि ये एक सेफ हाउस है। नीचे एक और सीढ़ियों से गुजरकर वो एक बड़े एरिया में पहुंचते हैं जहां कई लिविंग क्वार्टर्स बने हुए हैं। पीछे का रूम सेंट्रल सिस्टम है जो अपने इंडिपेंडेंट पावर सोर्स पर चलता है। विलियम कंप्यूटर ऑन करता है और सैम को दिखाता है कि घर के आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। इमरजेंसी के समय बिल्डिंग खुद को 3 लेयर के स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल के पीछे लॉक कर लेती है। एक डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन विलियम कहता है कि शायद उसे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके जाने के बाद कैमरा स्क्रीन ग्लिच करने लगती है। विलियम के जाने के बाद सैम अपने हाथ की हालत चेक करती है और देखती है कि जख्म अब उसके बाजू तक पहुंच गया है। वो उसकी फोटो लेकर वेल को भेजती है और दवाई लेती है। वेल रिप्लाई करती है कि बस थोड़ा आइस लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। शाम में सैम बाहर जैकूजी में रिलैक्स कर रही होती है जब तेज हवा चलने लगती है। अचानक हवा रुक जाती है और जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं। बस 1 सेकंड बाद हवा फिर से चलने लगती है। परेशान सैम अंदर आकर मार्क को कॉल करती है लेकिन वॉइसमेल लगता है। उसी वक्त घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। सैम फ्लैशलाइट पकड़कर बालकनी पर जाती है लेकिन कुछ अजीब नजर नहीं आता। जब वो वापस अंदर जाती है लाइट्स बंद हो जाती हैं और दरवाजे के पास एक अजीब मॉन्स्टर दिखाई देता है। सैम को समझने में एक पल लगता है कि उसने क्या देखा, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो मॉन्स्टर गायब होता है। फिर लाइट्स वापस आती हैं और सैम डर के बावजूद दरवाजा खोलकर चेक करती है। वो फ्लैशलाइट के साथ आसपास देखती है लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिलता। वो अंदर आकर दरवाजा लॉक करती है और अलार्म सिस्टम एक्टिवेट करती है, लेकिन बेडरूम जाते वक्त हाउस EI अनाउंस करता है कि एक ब्रीच डिटेक्ट हुई है और लॉकडाउन शुरू हो गया है। मेटल पैनल सारे डोर्स और विंडोज के ऊपर बंद हो जाते हैं और सैम घर के अंदर फंस जाती है। वो तुरंत फोन से कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क डेड होता है। तभी वो फिर से वही चीखती हुई सी आवाज सुनती है जो उसके कानों में दर्द देती है। पीछे से कुछ आहट आती है लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो कुछ नहीं होता। फिर पड़ोस वाले रूम से ग्रोलिंग सुनाई देती है तो घबराकर सैम नीचे भागती है। क्रिएचर उसके पास से तेजी से भागता हुआ निकल जाता है। सैम पावर स्विच दबाती है लेकिन कुछ काम नहीं करता। एग्जिट डोर्स भी नहीं खुलते। तभी उसके सामने दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है लेकिन जैसे ही वो फ्लैशलाइट उस पर डालती है सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर के हिचकिचाहट के बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं और विंडो के पास एक पौधा हिलता है। सैम घबरा जाती है और फ्लैशलाइट गिर जाती है। वो उसे उठाती है और जैसे ही प्लांट की तरफ देखती है एक डरावना हाथ कांच को छूता है। सैम चीखकर नीचे भागती है, सीक्रेट एंट्रेंस खोलती है और बंकर एरिया में दौड़ जाती है ताकि सिक्योरिटी कैमरे चेक कर सके। पहले स्क्रीन काम नहीं करते लेकिन वो एक स्विच प्रेस करती है और सब ऑन हो जाता है। कैमरों पर उसे घर के बाहर घास पर वो डरावना क्रिएचर झुका हुआ नजर आता है। जब लाइट फ्लिकर करती है वो क्रिएचर गायब हो जाता है। अचानक सैम की नींद फोन की घंटी से खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह कंप्यूटर डेस्क पर सो गई थी। वो भागकर ऊपर जाती है और देखती है कि विलियम अपनी टीम के साथ आया हुआ है। सैम उसे बताती है कि जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम है। विलियम कहता है कि उन्होंने कुछ ब्लैकआउट्स डिटेक्ट किए हैं और अपनी टीम को काम पर लगाता है। सैम कहती है कि कोई घर के अंदर आया था तो विलियम उसे कहता है कि वो सिक्योरिटी फुटेज चेक करके बताएगा। फिर टेस्ट्स शुरू होते हैं। मिशेल सैम के जख्म को देखती है और कहती है कि ये नॉर्मल नहीं लग रहा तो वो एक्सरे के लिए अपॉइंटमेंट सेट करती
होती है। कुछ देर बाद मार्क और इजी सैम से मिलने आते हैं। जब विलियम अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ टाइम बिताता है, मार्क और सैम जंगल में प्राइवेट बात करने जाते हैं। सैम उसे बताती है कि उसने एक क्रिएचर देखा जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था और उसे लगता है कि शायद कोई एलियन उसके साथ स्पेस से जमीन पर आ गया है, क्योंकि उसका मिशन स्पेस में सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करना था। मार्क कुछ बोलने ही वाला होता है कि इजी आ जाती है। उसके बाद विलियम और सैम मिलकर सिक्योरिटी कैमरे चेक करते हैं। जब सैम ने मॉन्स्टर देखा था, उसी वक्त सिक्योरिटी स्क्रीन्स ग्लिच करने लगती हैं, लेकिन घास पर कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता। विलियम कहता है कि वो बस स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेट कर रही है और उसे आराम करना चाहिए। विलियम के ऊपर जाने के बाद सैम कंप्यूटर से घर का स्कैन करवाती है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि अंदर 9 लोग हैं, बिल्कुल उतने ही जितने उसके फैमिली और विलियम की टीम के हैं। थोड़ी देर बाद इजी, मार्क और सैम वुड्स में वॉक पर जाते हैं। मार्क काफी टाइम बाद थोड़ा प्यार दिखाता है। अचानक वो एक अजीब सी आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि इजी गायब है। दोनों घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी इजी हाथ में एक मरा हुआ इंसेक्ट लिए हुए अचानक उनके पीछे आकर खड़ी होती है। उसके तुरंत बाद जंगल के सारे कीड़े चिल्लाने लगते हैं। ये सब देखकर फैमिली डर जाती है और घर की तरफ भागती है। जब वो भागते हैं तो उन्हें शॉक लगता है कि हजारों कीड़े वुड्स से निकलकर उनके आसपास उड़ रहे होते हैं। फैमिली घर में घुस जाती है और खौफ से देखती है कि सारे कीड़े विंडोज पर चिपक रहे हैं। वो इतना ज्यादा होता है कि सनलाइट तक ब्लॉक हो जाती है। कुछ मिनट बाद सब कीड़े गायब हो जाते हैं, लेकिन ग्लास चिपचिपा हो जाता है। जब कपल चेक करते हैं तो देखते हैं कि सारे इंसेक्ट्स विंडो के बाहर मरे पड़े हैं। थोड़ी देर बाद क्लीनिंग टीम आकर सब साफ करने लगती है और एक नासा ऑफिसर ये थ्योरी देता है कि ये शायद एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से हुआ। सैम अपने कैप्सूल टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में पूछती है, लेकिन लैब के पास अभी कोई अपडेट नहीं होती। मार्क इजी के साथ चला जाता है, लेकिन वादा करता है कि रात में दोनों फिर मिलने आएंगे। उसके बाद सैम को अपने पैर में अजीब सा दर्द फील होता है। जब वो शू उतारती है तो देखती है कि उसका टो से खून निकल रहा है। वो तुरंत बाथरूम भागकर सॉक उतारती है और वाउंड धोने लगती है, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चलता है कि चोट पूरे पैर के ऊपर तक फैल गई है। जब वो टो को छूती है तो उसका नेल निकल जाता है और वो दर्द से चीख पड़ती है। बैंडेज लगाने के बाद सैम अपने जख्म वाले हाथ पर आइस रखती है। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, तो वो डर कर टेबल को बैक डोर के सामने लगा देती है। फिर वो इंटरनेट पर अजीब कीड़ों से जुड़ी घटनाएं सर्च करती है और पढ़ती है कि जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस ऐसी चीजों का कारण होती हैं और कुछ लोग इन्हें यूएफओ साइटिंग्स और एब्डक्शन से जोड़ते हैं। आर्टिकल की तस्वीरों में उसे ऐसे लोग दिखते हैं जिन पर उसके जैसे काले जख्म हैं। सैम को अपनी पीठ के पीछे कुछ महसूस होता है, तो वो बाथरूम भागती है और मिरर में देखती है कि ब्लैक मार्क अब उसके शोल्डर तक पहुंच गया है। लाइट्स दोबारा फ्लिकर करती हैं, तो वो तुरंत अलार्म एक्टिवेट करती है और नीचे दौड़ जाती है। दूसरे कमरों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसी वक्त मार्क कॉल करता है और बताता है कि वो रास्ते में है। सैम उससे पूछती है क्या वो एक अच्छी माँ थी, जिससे मार्क कंफ्यूज हो जाता है। लाइट्स फिर से खराब होने लगती हैं और हाउस याई अनाउंस करता है कि एक और ब्रीच हुआ है, जिसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। सैम मार्क को बताती है कि घर में कुछ है। तभी उसे कुछ आवाजें और पास आती हुई सुनाई देती हैं। जल्द ही मार्क की आवाज फोन पर अजीब सी गिब्रिश बन जाती है। सैम बंकर की तरफ सीढ़ियां उतरने लगती है जब अचानक उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द होता है और वो गिर जाती है। सैम सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिरती है। जब वो अपनी पीठ छूती है, उसके हाथ में एक अजीब सी चिपचिपी चीज लगती है। उसका फोन टूट गया होता है। जब वो ऊपर से आवाजें सुनती है तो तुरंत कंप्यूटर की तरफ दौड़ती है। वो सारे कैमरे चेक करती है पर किसी को नहीं देखती। फिर वो बिल्डिंग स्कैन करती है और कंप्यूटर बताता है कि उसके अलावा बिल्डिंग में एक और इंसान है। स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और एक मॉन्स्टर घर के अंदर दिखाई देता है, तो सैम डरते हुए स्क्रीन बंद कर देती है। कंप्यूटर एक और स्कैन करता है और इस बार कंफर्म करता है कि ऊपर के फ्लोर्स पर 2 और लोग हैं। सैम कुछ बटन दबाती है और सीलिंग से धुआं निकलने लगता है। वो नेक्स्ट रूम में दौड़ती है जो एक किचन होता है, लेकिन वहां भी आवाजें आ रही होती हैं। फर्नीचर के पीछे छिपकर सैम ओवन के रिफ्लेक्शन में मॉन्स्टर को देखती है। खुशकिस्मती से वो उसे नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही सैम दरवाजे की तरफ जाने लगती है, एक दूसरा क्रीचर आ जाता है और उसे फिर से छिपना पड़ता है। जब वो भी चला जाता है, सैम दरवाजे से निकलकर भागती है। सैम एक बाथरूम में छुप जाती है और दरवाजे को फर्नीचर से ब्लॉक कर देती है। अचानक उसके जख्मी हाथ में दर्द होता है। वो बैंडेज निकालती है और देखती है कि उसकी स्किन पर कोई अजीब सा पदार्थ लगा हुआ है। क्रीचर्स दरवाजा तोड़ने लगते हैं, तो सैम शॉवर में छिप जाती है जैसे ही वो अंदर घुसते हैं। सैम वेंट का ढक्कन तोड़ देती है और एक पैनल खोलकर भाग जाती है। घर के बाहर मार्क और इजी पहुंचते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग लॉकडाउन में है। मार्क सैम को कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कार छोड़कर अंदर जाने लगता है। इजी कुछ देखती है और खुद भागकर बाहर चली जाती है। मार्क उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो जंगल में एक रोशनी की तरफ इशारा कर रही है। सैम वापस कॉरिडोर में आती है और सीढ़ियां चढ़ने लगती है। तभी मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। थोड़ी झपाट के बाद वो उसका पंजा लात मारकर हटा देती है और आगे बढ़ती है। सैम दीवारों के बीच एक
और जगह घुसती है जहां उसके जख्म चमकने लगते हैं। आखिर में उसे एक लैडर मिलती है और वो एक हैच से जंगल में बाहर निकलती है। जब वो पेड़ों के बीच दौड़ रही होती है, उसके और जख्म चमकने लगते हैं और उसे मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसके घर वाले जो उसे ढूंढ रहे होते हैं उनकी आवाज नहीं आती। घर के पास सड़क पर विलियम अपनी आर्म्ड टीम के साथ पहुंचता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो किसी बहुत इंटेलिजेंट चीज का सामना कर रहे हैं, फिर उन्हें सर्च के लिए भेज देता है। जब सोल्जर्स घर के बाकी हिस्से छान रहे होते हैं, विलियम बंकर में जाता है और वहाँ चीजें तहस नहस देखता है। जंगल में सैम जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही मॉन्स्टर्स की आवाजें करीब आती हैं, तो वो दया की भीख मांगती है। अचानक एक क्रीचर उसका चिन्ह उठाता है और मेहरबान आंखों से देखता है, फिर अपनी भाषा में पूछता है क्या वो उसे समझ सकती है। सैम हैरान होती है कि वो उसकी हर बात समझ रही है। तभी और क्रीचर्स सामने आते हैं और पहला क्रीचर कहता है कि उन्हें उसकी कमी महसूस होती थी। जब सैम पूछती है कि वो कौन है, क्रीचर कहता है कि हम तुम्हारा परिवार हैं। सैम अब भी उलझन में होती है, तो क्रीचर अपना माथा उसके माथे से लगाता है और कहता है याद करो। अब सैम के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। पता चलता है कि वो असल में एक एलियन है और उसका परिवार कई साल पहले पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। विलियम की एक टीम ने उन्हें कैप्चर करने की कोशिश की थी, तो एलियंस भाग गए। भगदड़ में सैम अपने परिवार से अलग हो गई और उसने एक डिवाइस से अपने शरीर को इंसानों जैसा बना लिया। जब विलियम ने उसे पाया, वो एक छोटी लड़की जैसी दिख रही थी और उसी दिन उसने उसे गोद ले लिया। उसका एलियन परिवार ने उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रूप का बदलाव कुछ साल बाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने ही उसका कैप्सूल तोड़कर उसे जगाया था। वर्तमान में मार्क और इजी सैम को एलियंस के बीच घिरा हुआ पाते हैं। इजी अपनी माँ के चमकदार शरीर को देखकर घबरा जाती है, पर सैम उसे यकीन दिलाती है कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी विलियम आता है और कह देता है कि उसे हमेशा पता था वो क्या है। उसी ने उसे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए प्रेरित किया था और जानबूझकर उसे उस मिशन पर भेजा था ताकि एलियंस को दोबारा जमीन पर बुलाया जा सके। अब वो एलियंस को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है और इस काम के लिए अपनी टीम को बुलाता है। विलियम सैम से कहता है कि एलियंस को सरेंडर करने को बोलो, पर वो मना कर देती है। जब वो बंदूक निकालता है, मार्क उसे धक्का मारकर गिरा देता है और कुछ मुक्के लगाता है। इस दौरान सैम का कैमोफ्लाज खत्म हो जाता है और वो अपनी असली एलियन फॉर्म में आ जाती है। सोल्जर्स करीब आ रहे होते हैं, तो मार्क सैम से कहता है कि अपनी खातिर भाग जाओ। इजी अपना हाथ बढ़ाती है और सैम अपने पंजे से उसे छूती है, फिर अपने परिवार के साथ भाग जाती है। जब तक सोल्जर्स पहुंचते हैं, एलियंस एक तेज चमकदार स्पेसशिप में पृथ्वी छोड़कर जा चुके होते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।